फ्रेंड्स नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आपकी कोई समस्या है, कोई टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें, या आप किस प्रकार का वीडियो देखना पसंद करते हैं वो कमेंट करके बताएं। तभी मेरे को आपकी रुचि जो है वो पता चलेगी। ठीक है, तो कमेंट करके और ज़रूर बताएं। अब वीडियो देखिए। एटली घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 15 मार्च 1946 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार करती है। इसे ही एटली घोषणा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सीआर फार्मूला। तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता कराने के लिए मार्च 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा प्रस्तुत योजना को सीआर फार्मूला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेहरू रिपोर्ट। पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा 10 अगस्त 1928 को भारत के लिए एक भावी संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। इसे ही नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट भारतीयों द्वारा भारत का संविधान बनाने का प्रथम प्रयास था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी देश के संविधान का निर्माण करने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है वेवल घोषणा। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल ने 19 सितंबर 1945 को घोषणा की थी कि भारत में केंद्र और प्रांतों में चुनाव कराए जाएंगे तथा चुनाव के बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इस घोषणा को वेवल घोषणा कहा जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की स्थापना की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन 1940 में पृथक पाकिस्तान निर्माण की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये प्रश्न रिपीट हो गया दोस्तों, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रमुख 4 सदस्यों के नाम बताइए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। संविधान निर्माण के लिए गठित किन्हीं 2 समितियों के नाम बताइए। तो संघ संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की मूल अधिकारों समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की मूल अधिकारों संबंधी समिति के अध्यक्ष आचार्य जेपी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। और लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, याद रखना, अच्छी तरह एग्जाम के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम भी आ जाता है। तो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन किस दिन हुआ था? तो संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। फिर संविधान सभा में निर्णय लेने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया गया था? तो संविधान सभा में निर्णय लेने के लिए जो अपनाई गई प्रक्रिया थी वो ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार भी पूछा जा सकता है तो भी ये उत्तर आएगा, जनरली पूछा जाता है तो भी ये उत्तर आएगा। तो एक तो है सहमति से निर्णय या आम सहमति से निर्णय, दूसरा है समायोजन का सिद्धांत, तीसरा है परिवर्तन के साथ चयन की कला। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में समायोजन के सिद्धांत के उदाहरण दीजिए। तो एक संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बीच समन्वय, एकात्मक व्यवस्था है। दूसरा गणतंत्रीय व्यवस्था के साथ राष्ट्रमंडल की सदस्यता, तीसरा केंद्रीय शासन और पंचायत व्यवस्था के बीच समन्वय। अगला क्वेश्चन है, आम सहमति से निर्णय की पद्धति का आशय क्या है? तो संविधान सभा और उसकी समितियों की बैठकों में बहुमत की जीत के स्थान पर एक दूसरे को समझाने बुझाने की प्रवृत्ति अपनाई गई और जिन सुझावों और संशोधनों को अस्वीकृत किया गया उन्हें अस्वीकृत करने के कारण बताए गए, जिससे कोई सदस्य ये अनुभव न करे कि उसके सुझावों का निरादर किया गया है। तो ये जो पद्धति थी इसको ही आम सहमति से निर्णय की पद्धति कहा जाता है। आम सहमति से निर्णय की पद्धति का मतलब है सभी लोगों की राय लेकर के और फिर कोई निर्णय करना, सब लोगों की राय से कोई निर्णय करना। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए, लास्ट है, स्पष्ट कीजिए कि संविधान सभा में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। तो संविधान सभा में सभी वर्गों को पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त था क्योंकि इसमें केवल कांग्रेस के नेता नहीं थे अपितु मुस्लिम लीग, मार्क्सवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक और समाजवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों के साथ ही वैधानिक और प्रशासनिक योग्यता रखने वाले देश के अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति भी शामिल थे। संविधान सभा में दो गैर कांग्रेसी सदस्यों का नाम बताइए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि आप किस विषय पर और किस प्रकार का वीडियो देखना पसंद करते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।